आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं हरेश सिंह पुसाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। रॉबिन हुड के नाम से इतिहास में जाने जाने वाले टांट्या मामा भील, जो अंग्रेजों के नाक में दम करने वाले आदिवासियों के मसीहा टांट्या मामा की मूर्ति का अनावरण ग्राम जैतपुरी में किया गया। मनसाराम मंडावी की अध्यक्षता में प्रमुख अतिथि विधायक जय कृष्ण पटेल राजस्थान, विशेष अतिथि विधायक संजय उइके विधानसभा क्षेत्र बैहर एवं मुख्य अतिथि बलराज मलिक वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के अतिथि में संपन्न हुआ। इस अवसर पर दादा सतीश पेंद्राम, अब्दुल खालिक कादरी, अधिवक्ता हेमलाल धुर्वे, हरिप्रसाद मेरावी, हेमंत साहू उपाध्यक्ष, समर सिंह धुर्वे जनपद अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगे। तो देखिए ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज के लिए संवाददाता दल सिंह धुर्वे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मनसाराम मंडावी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज जो है जैतपुरी गांव में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर टांट्या भील की प्रतिमा स्थापना की गई है। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ी है कि आज हमारे आदिवासी समाज के साथ में जिस तरह से हमारे जल जंगल ज़मीनों को लूटा जा रहा है, यहाँ पर पेशा कानून लागू है, यहाँ पर वनाधिकार कानून लागू है। इसके होते हुए भी बिना ग्राम सभा के सहमति से वनों में अगर कुछ उनको कुछ करना है, जैसा मैं बताना चाहूँगा कि बैहर क्षेत्र में 18 किलोमीटर का जो दायरा है, वहाँ पर सफारी जोन का निर्माण बिना ग्राम सभा, जबकि वहाँ से लगभग 12 से 15 गांव का विस्तार होता है। वहाँ पर सफारी जोन किया जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। वहीं से अगर आगे बैहर के आगे की अगर बात करूँ मैं, जहाँ उपवा क्षेत्र है, वहाँ पर 40 हेक्टर एक ब्लॉक है, दूसरा भी 60 हेक्टर का ब्लॉक है। ऐसे लगभग 500 हेक्टर का जो क्षेत्र है उसको माइनिंग के लिए धड़ल्ले से दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम लड़ रहे हैं कि हमारे अधिकार जो पेशा में प्रावधानित किया गया है, पेशा नियम 27 में जो लिखा है कि प्रत्येक ग्राम सभा को उनके हक के लिए जंगल का अधिकार मिलेगा और उसका प्रबंधन वो स्वयं करेंगे। उसके लिए वन संसाधन का जो प्रावधान वन अधिकार में दिया गया है, उसकी बात नहीं कर रहे। जहां हम जंगल को बचाने के लिए, हम अपने जैव विविधता को बचाने के लिए हम अगर मांग कर रहे हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप जंगल को कैसा, हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा है। मैंने तो अभी बोला था प्रशासन को कि अगर आपको किस तरह से अगर हमारे गांव के लोग जंगल का प्रबंधन करेंगे, तो हमारे जो वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1) में जो हमारा जो हमने हिस्ट्री दी है उसको पढ़ लीजिए आप लोग। अगर जिस दिन पढ़ोगे और समझोगे तो हमारे पूर्वज लोग कैसे जो है हम जंगल का प्रबंधन करते, हमारे व्यवस्था में है वो चीज, हम उस तरह से हम व्यवस्था बताएंगे। काटने तो आप लोग सिखाए हो, हम लोग तो जंगल को बचाए। इसलिए आज जहाँ आदिवासी है वहाँ जंगल है, जहाँ जंगल है वहीं आदिवासी। या जंगल को सिर्फ आदिवासी बचाता है, ये हमने उनके साथ में कहा है। उसके बावजूद भी ये सब चीज होते हुए भी एक तरफ से धड़ल्ले से माइनिंग के लिए हजारों एकड़ जमीन को वो लोग बिना सहमति से, ग्राम सभा की सहमति से दे रहे हैं। और हम जंगल का प्रबंधन करना चाहते हैं, हम जमीन का प्रबंधन करना चाहते हैं, 1 एकड़ भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। ये बड़े दुख का विषय है। आज बड़ी अच्छी बात है कि इस यहाँ के सम्मेलन में हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सम्माननीय मलिक साहब उपस्थित हैं। हमारे बीच में राजस्थान के एक युवा विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ में उपस्थित हैं। हमारे बिरसा ब्रिगेड के प्रमुख जो हैं सतीश पेंद्राम जी हैं। हमारे विधायक महोदय तो ही हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारे साथ में अभी इस सत्र में तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि कंधे से कंधे मिलाकर के हमारे जल जंगल जमीन के लिए वो आगे आकर काम कर रहे हैं। तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ, आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है हम अपनी लड़ाई को, जो कि आज इस मंच के माध्यम से सारे लोगों ने कहा कि अपने हक और अधिकारों को, अपने आदिवासियों को कैसे बचाना है, तो उसके लिए हम आज इकट्ठा है। निश्चित रूप से एक बड़ी अपेक्षा है आप लोगों से कि हम तो गांव से के कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि ऊपर की लड़ाई, सरकार को कैसे आप लोग एक जवाब दे सकते हैं। तो इस अपेक्षा के साथ में एक बड़ी उम्मीद जागी है आप लोगों से, यही मैं कहना चाहता हूँ। इलीगल मेथड है, यानी वहाँ की अस्तित्व में जो ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा को विश्वास में ना लेकर उनकी एनओसी के बगैर
ये लोगों ने उसको मान्यता दी है प्रोजेक्ट्स, और आप 5th शेड्यूल में काम कर रहे हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है 5th शेड्यूल का वो ऑटोनॉमस का है, उसमें पेसा एक्ट भी लगता है, उसमें फॉरेस्ट एक्ट भी लगता है, उसमें CFR जिसको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स बोलते हैं, ये सब चारों चीजें जिस क्षेत्र में लागू होती है उस क्षेत्र में अपनी मनमानी करके आप किसी प्रोजेक्ट को कैसे लॉन्च कर सकते हैं? आप संविधान के बाहर जाके कोई प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं। एक तरफ लोग आपका इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं तो आप उनको गैर संविधानिक आदमी बोलते हैं, और जब पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? तो ये जो एक्ट है या जो परिस्थिति अभी आई है उस परिस्थिति पर हमारे जितने आदिवासी नेता है, हम पार्टियों के भरोसे नहीं, हम अपने नेताओं को बुला रहे हैं। अभी उनके पार्टी से हमारा कोई ये नहीं, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी पार्टी का। हमारे नेताओं के सामने हम ये प्रश्न रख रहे हैं कि क्या आप इस लड़ाई को ईमानदारी से समाज के हित में, देश के हित में और बाकी लोगों की जनता यानी पर्यावरण के हित में पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार है? तो जो लोग तैयार है पूरे देश में, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हम लोग मंडला में ले रहे हैं, यानी इंटरनेशनल काना यानी पार्क जो है वहाँ पर हम लोग देश की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं फॉर जल, जमीन एंड जंगल। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे हमारी कॉन्फ्रेंस है। कब होनी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये अगले महीने में। और हमको मालूम है कि जैसे हाल छत्तीसगढ़ में हुए वही हाल मंडला में होने वाले हैं, और मंडला के लोगों को जो उसका इम्पैक्ट होगा, इसका जो खेतियों पे असर होगा, इसका जो पानी का पर्यावरण का असर होगा, उससे कम से कम 70,000 किसान जो है वो इफेक्टिव रहे। इस कॉन्फ्रेंस में हम किसान नेताओं को भी दिल्ली से बुला रहे हैं, हरियाणा से, राजस्थान से किसान नेता भी आ रहे हैं। ये आदिवासी और किसानों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी और जॉइंट कॉन्फ्रेंस रहेगी पूरे देश में। तो वो हम, क्योंकि ये जो कान्हा कॉरिडोर है इसको इंटरनेशनल कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, इस इंटरनेशनल कॉरिडोर में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि अभी गवर्नमेंट बोलती है नक्सलवादी खत्म, हम कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ रहे हैं, इस पर क्या बोलना है बताइए? नक्सलवादी बंदूक लेकर वो जल, जमीन, जंगल की बात करते हैं, उनका एजेंडा क्या है उससे हमको लेना देना नहीं। आज हमारा जो एजेंडा है, जो वास्तविकता में जमीन पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हमारे, उस पर हम बात करना चाहते हैं। क्या आप इससे सहमत है? क्या आप भारतीय संविधान से सहमत है? क्या आप 5वीं अनुसूची में दिए हुए अधिकारों का, विशेष अधिकारों से सहमत है? क्या आप पैसा से सहमत है? क्या आप फॉरेस्ट टैक्स से सहमत है? अगर नागरिक हम इस देश के हैं तो आप भी इस देश के नागरिक हो, आप इस व्यवस्था में हो। आप बताइए हमको कि आप इससे सहमत हो या नहीं हो। अगर आप सहमत हो तो ये पूरी चीजें स्टे होनी चाहिए। चैनल के साथियों को मेरी तरफ से जोहार, आभार, अभिनंदन। आज यहाँ पर जो जेतपुर के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ विशा विकेट के तत्वाधान में और समस्त जो एक टीम ने आयोजन किया, जिसमें मुख्य मुद्दे ये रहे कि इस मध्य प्रदेश से लगा के छत्तीसगढ़ और पूरे भारत देश के अंदर जहाँ जहाँ पर आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है कि आदिवासियों का विस्थापन क्यों हो रहा है। और जैसे कि पूर्व के अंदर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बताया कि यहाँ पर जैसे कान्हा पार्क है, उस कान्हा पार्क के अंदर जिस तरीके से जैसे वो वहाँ पर कम से कम 17 गाँव ऐसे जो विस्थापन का सामना कर रहे हैं, तो ये हमारा सवाल सरकार से और सत्ताधारी पार्टियों से ये है कि जहाँ पर जैसे आदिवासी इलाका है वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून और नियम आज भी चल रहा है। आजाद देश के अंदर आदिवासियों को, आज उस गुलाम देश के अंदर भी आदिवासियों के साथ में अत्याचार शोषण हुआ, और आजाद भारत के अंदर भी जहाँ पर सत्ताधारी पार्टियां, लोकतंत्र में हम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, लोकतंत्र में हमारे लोगों को चुनकर जनप्रतिनिधि बनाकर लोकसभा की संसद के अंदर और विधानसभा के सदन के अंदर भी जाने का मौका मिला है। फिर भी आज तक मतलब हमारे जो आम जो जनता है, गरीब दलित शोषित जो लोग हैं, वो उन समस्याओं का विस्थापन का सामना क्यों कर रहे हैं? और अगर विस्थापन इस देश के अंदर हो रहा है, सरकार विकास करना चाह रही है, हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन जहां जहां पर विकास हो रहा है वहां पर मात्र विस्थापन होता आदिवासियों का ही क्यों हो? ये हमारा सरकार से और सत्ता से सवाल है। आपके चैनल के माध्यम से हम जो लोग सत्ताधारी पार्टियों के अंदर, सत्ता में के अंदर बैठे हुए और समस्त ब्यूरोक्रेट्स लोगों को भी कहना चाहेंगे, आज हम देखते हैं लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है।
जैसे लोकतंत्र की बात है कि वोट चोर गद्दी चोर के नाम से एक मतलब देश के अंदर अभियान चल रहा है। तो हमारा कहना ये है कि आज एक लोकतंत्र के अंदर हमारे वोट का भी अधिकार जो देने, हम जिसको वोट दे रहे हैं वो भी हमारे व्यक्ति को जा रहा है कि नहीं जा रहा वो भी हमको पता नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इस देश के अंदर गड़बड़ घोटाला चल रहा है, और इस गड़बड़ घोटाले के अंदर लोकतंत्र के नाम से हमारी आम जनता, गरीब दलित शोषित पीड़ित को बहुत ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। जैसे हम कहना चाहेंगे कि आज एक सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के अंदर कोई दल बैठता है, तो सत्ताधारी पार्टी अगर कोई काम करती है, गलत करती है, तो वहां पर जो अगर विपक्ष के अंदर बैठने वाली जो विपक्ष में बैठने वाला जो दल होता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि सरकार अगर गलत करे तो उसकी जवाबदेही के साथ में जनता के साथ में खड़ी रहे और वो अपनी बात उठाए। आज पक्ष सत्ता के अंदर बैठने वाले लोग कहाँ विपक्ष की बात सुन रहे हैं? ब्यूरोक्रेट्स के अंदर आप देख लीजिए, सारे डिसीजन होते हैं या कानून का डंडा चला गया, कानून नियम को ताक पे रख के सत्ताधारी दल के द्वारा जिस मंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा जैसा आदेश पारित किया जाता है उसको फॉलो नीचे किया जाता है। तो ये तो एक प्रकार से कानून का उल्लंघन हो रहा है। कानून का जो डर था वो भी नहीं है, लोकतंत्र का जो डर था वो भी नहीं है। तो कहीं न कहीं ये लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए। हम ऐसा ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे। साथ साथ इस मध्य प्रदेश के इलाके के अंदर ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी हमारा जो एक आंकड़ा आया कि 2022-23 के अंदर आदिवासियों को के साथ में केस कैसे हुए, 2022 के अंदर लगभग 2858 केस यहाँ पर जो दर्ज हुए, जो मतलब वहाँ मध्य प्रदेश सरकार की जो रिपोर्ट है उसके आंकड़े बता रहा हूँ। और 2023 के अंदर 2979 केस लगभग दर्ज हुए। तो इसमें सबसे ज्यादा मामले किसके हुए? या तो यहाँ पर आदिवासी के बनाम आदिवासी के मामले बने, या सरकार के बनाम सरकार सच के खिलाफ में लड़ते हुए, या जो भी अधिकारी कर्मचारी जो नियम का या कानून का उल्लंघन करके आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं या आदिवासियों को हटा रहे हैं, आदिवासियों के खिलाफ में कोई ऐसी कानून बना रहे, ऐसा कुछ करने वाले लोगों के खिलाफ में जब संगठन के लोगों ने वहां पर खड़े होने की कोशिश की तो उन लोगों ने जबरन तरीके से वहां पर केस बनाए। तो ये केस कहीं न कहीं जमीन विवाद के अंदर आए, या कोई ऐसी सरकार की कोई कंपनी या कोई सरकार द्वारा कोई कंपनी यहाँ पर लाकर कोई बिजनेस उद्योग करके वो स्थापित करने के लिए कोई कानून का डंडा चला के लोगों को डरा के धमका के बाहर किया जाता है। ये सभी बातें कहीं न कहीं हमारे लोगों को समझनी पड़ेगी। मैं सीधे से और स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं आज तक जैसे हम कहना चाहेंगे कि आजादी के अमृत उत्सव के अंदर अमृत काल मना रहा है, पूरा देश मना रहा है, हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे, मनाना चाहिए। लेकिन अमृत काल के अंदर आदिवासी कहाँ तक पहुंचा, आदिवासी शिक्षा कहाँ तक पहुंची, आदिवासियों को आज तक कितने विकास के नाम पर कितने लोगों को विस्थापन किया गया, इसका जवाब सरकार के पास में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, आज नक्सलवाद की बात करते वो लोग, नक्सलवाद खत्म कर दिया, लेकिन नक्सलवाद की जन्म देने वाले लोग कौन थे? नक्सलवाद की परिभाषा उन लोगों ने कैसे डिफाइन किया कि ये वही आदिवासी लोग नक्सली है। उस समय की जो लड़ाई थी, उस समय का जो संघर्ष था वो कहीं न कहीं जमींदारों के बीच में और अमीरों के बीच में और एक आदिवासी के बनाम थी जो संघर्ष खड़ा हुआ था। उस संघर्ष को अगर वो किसकी नाकामी कहेंगे हम? उस समय तत्कालीन सरकारों की नाकामी कहेंगे। उस समय आदिवासियों से जो तमाम जितने ब्यूरोक्रेट्स के लोग थे, जितने चाहे तालुका के अंदर जो काम करने वाले लोग, पंचायत के अंदर एसडीएम वगैरह, एसडीओ वगैरह जितने ऑफिसर्स लगा रखे थे, अगर वो आदिवासियों की जमीन के बारे में, आदिवासियों की जो समस्या है उनको सही सरकार सुन लेती है, अधिकारी सुन लेते और सही संवाद हो जाता, तो क्या वो नक्सलवाद का जन्म होता? कभी नहीं होता। तो हमारा ये कहना है कि आज तक जितनी सत्ताधारी पार्टियां चाहे सत्ता के अंदर जाने वाले लोग रहे, या तो वो नाकाम रहे, या संबंधित जितने भी अधिकारी रहे, या हमारे जो आज की तारीख में जिले पर या स्टेट पर जो न्यायालय रहे, हाईकोर्ट से देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो रहा है, कहीं न कहीं उन फैसलों में भी हमारे साथ में अत्याचार शोषण कहीं न कहीं हुआ है, तो वो भी नाकाम रहे। इस वजह से मजबूरन जिन लोगों ने उस समय हथियार उठा, सशस्त्र बल उठाकर, हथियार उठाकर अपनी एक मतलब अलग से ये कहना चाह रहे हैं, ये अलग से उन लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश की। उन लोगों को उन्होंने नक्सलाइज का नाम दिया, नक्सलवाद का नाम दिया। असल में नक्सलवाद नहीं है। जो सत्ताधारी पार्टियां, जो भी अधिकारी कर्मचारी लोग होते, ब्यूरोक्रेट्स के लोग, वो लोग आम जन के साथ में संवाद नहीं कर पाते, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाते, इसलिए ऐसी चीजें खड़ी होती है। आज हम कहना चाहेंगे कि वो चीजों के माध्यम से आज अगर सरकार के लिए हम चाहते हैं 2028 तक नक्सलवाद करना अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आज ये जो विस्थापन जहां पूरे देश के अंदर आदिवासियों के साथ में हो रहा है, अत्याचार शोषण हो रहा है, उसका समाधान सरकार करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो कब तक करेगी? विकास के नाम पर मात्र विस्थापन तो आदिवासियों का ही क्यों? ये हमारा सवाल आपके चैनल के माध्यम से सत्ता से रहेगा। और हम कहना चाहेंगे, चाहे या कान्हा नेशनल पार्क का मामला हो, कोई और मुद्दा हो, पूरे देश के अंदर जहां भी बात होगी, हमको जहां पर निमंत्रण मिलेगा या हमको बुलाएंगे, निश्चित तौर पर हम वहां पर जाकर आम जनता को, आदिवासी को, दलित शोषित पीड़ितों को, जिनके साथ में गलत होता है, मानवता के लिए, प्रकृति को जिंदा रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, जन जागरण के लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और हमेशा उनके बीच में जाके खड़े होंगे।
आप और आपके साथी स्वयं विधानसभा और पार्लियामेंट में हैं, क्या आपको लगता है कि जो असेंबली है या फिर पार्लियामेंट है उसमें डिबेट, डेलीगेशन और डिस्कशन नहीं हो रहा है या कोई डिफेक्टिव समझ में आ रहा है हमारी चुनावी व्यवस्था में, इसका कोई रास्ता निकालने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जैसा आप बता रहे हैं इन तमाम समस्या। ऐसा इसलिए कहेंगे कि देखो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर विधानसभा के अंदर जितने भी CS होते हैं सारे लोग ये कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, वो बंद कमरे के अंदर ऐसे और DC के अंदर बनाए जाते हैं। असल में ग्राउंड के अंदर धरातल पे जिन लोगों के सामने समस्या आ रही है या उस जैसे किसी ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा का गठन होता है, ग्राम सभा के माध्यम से वो संबंधित जैसे अधिकारी को वहाँ पर मुतरद किया जाता है, तो वो अपनी बात और समस्या उस व्यक्ति को बताते हैं, तो वो ऊपर तक तो समस्या जाती ही नहीं और उस समस्या का समाधान इसलिए नहीं बता, वहां से ऊपर से नियम तो पहले से बन के आ जाता है। तो मूल बात ये है कि कोई भी कानून बनाने से पहले एक आम राय होनी चाहिए, देश के अंदर सर्वे होना चाहिए कि वो उस कानून का सही प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा और आम जनता का इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये पहले जिम्मेवारी पहले तय होना चाहिए, तब जाकर किसी कानून को धरातल पर लागू होना चाहिए। आज कोई भी कानून ऐसा बन जाता है जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। अधिकारी, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर जितने लोग बैठे हैं वो कभी भी किसी कानून को बनाते हैं तो उस कानून का समस्या को जानने से पहले उनका समाधान पहले खोजना चाहिए। समस्या जरूर है, हम मानते हैं समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन हो सकता है उसका दुष्प्रभाव भी पड़ने से आम जन को और भी नुकसान हो सकता है। ये आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं सम्मानीय कामू बेहरा जी, मैं चाहूंगा कि दो बात आप भी करेंगे।